एज ए मॉडरेटर मैं पहले हमारे जो सारे गेस्ट स्पीकर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह हमारे सीए साहिबान अपनी प्रेजेंटेशन करेंगे। तो आज हमारे साथ सीए वक़ारुल हक साहब हैं जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं 1988 से और मैनेजिंग पार्टनर हैं महल वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ न्यू दिल्ली में। एंड ही हैज़ बीन ओवर 4 decades of hands-on experience in audit taxation and looks after the overall management of the firm as well as client relationships. He possesses vast experience in taxation, audit, accounting, financial services, GST, and with a strong expertise in bank audits, including statutory branch audits, concurrent audits, and revenue audits. He is known for his practical approach, sound understanding of banking and regulatory requirements, and commitment to delivering reliable and professional services. And we have another CA with us, who is Afshan Javed Sab, who is qualified as a chartered accountant in 2021 and is a partner also in Mahalwala Chartered Accountants, a New Delhi-based firm. He is a finance professional with experience in taxation, accounting, audit, financial reporting, and his professional exposures include significant experience in international taxation, cross-border advisory assignments, having worked with leading global consulting firms such as KPMG and PwC. He possesses a strong analytical approach and sound understanding of complex tax and regulatory matters. Our third CA, Mr. Muhammad Atif, is a practicing chartered accountant, qualified chartered accountancy course in February 2022, having a specialization in taxation audit with a special focus on income. He primarily represents sub-registrar's office in Delhi in income tax related matters and regularly handles departmental cases. He also serves as visiting faculty with income tax department, where he conducts training programs for departmental officials and staff. Currently, he is a member of CSR Committee of Institutes of Chartered Accountants of India. Now, I would like to invite CA Mr. Waqarul Haq Sahab to address the audience and speak about the topic. Mr. Waqarul Haq Sahab, please. जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। वालेकुम आवाज मेरी क्लियर है? जी जी वालेकुम सलाम जी, क्लियर है। डियर, आज का जो टॉपिक हमें दिया गया है एनआरआई टैक्सेशन इन इंडिया। जो आज तक की पोजीशन है, हमारा जो एनआरआई का टैक्सेशन जो गवर्न होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से गवर्न होता है। इसके अंदर बहुत से रूल फ्रेम करे गए हैं और आने वाले साल में हमारा जो ये एक्ट जो है नया एक्ट आ जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025। उसके हिसाब से आपका जो भी मतलब इनकम टैक्स मैटर्स हैं वो उससे गवर्न होंगे। सो फार एज द एनआरआई टैक्सेशन इज कंसर्न, यहाँ पर हमें ये देखना है बेसिकली कि इंडिया में टैक्सेशन जो हैगा उसके लिए आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। सारा टैक्सेशन जो है रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद में हमारा जो हैगा टैक्सेबल इनकम क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से हमें टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना होता है। और उसके बाद में हमारा एक कंप्लायंस का पार्ट आता हैगा कि जो हमारी रिटर्न्स वगैरह जो होती हैंगी उसको हम किस तरीके से फाइल करेंगे। और जहां तक एनआरआई का ताल्लुक हैगा कि उसकी तमाम इनकम जो इंडिया में वो अर्न कर रहा है या रिसीव कर रहा हैगा। अगर आप बाहर रह रहे हैं, इंडिया के बाहर रह रहे हैं और आपकी इनकम इंडिया में हो रही है, जो भी आप रिसीव कर रहे हैं या अर्न कर रहे हैं उस पर आपको इंडिया में टैक्स देना है। ठीक है क्या? अब इसके बाद में आपका क्या रहेगा कि जो इनकम आपको इंडिया में रिसीव होगी उसी के ऊपर आपको टैक्स देना है। मोस्टली हमारे ज्यादातर जो केस होंगे आप लोगों के लिए
उसके अंदर एक तो सैलरी इनकम इंडिया में टैक्स होगी, मगर ऐसा केस होगा नहीं कि जिसके अंदर आप लोग वहां पर रह रहे हो, यहाँ पर कोई सैलरी अर्न कर रहे हो जिसके ऊपर टैक्स लगे। अगर किसी का अगर होता भी है तो उसकी भी, अगर आप बाहर रह रहे हैं और इंडिया में अर्न कर रहे हैं सैलरी, तो उसके ऊपर इंडिया में आपको टैक्स देना है। दूसरी चीज आती है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और रेंटल इनकम है, तो उसके ऊपर भी आपको इंडिया में ही टैक्स देना है। तीसरी चीज आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गेन टैक्स। ये कैपिटल गेन टैक्स में जो आपकी प्रॉपर्टी आएगी उसके ऊपर जो आपको गेन हो रहा है, तो उसके सर्टन रूल्स हैं, सेक्शंस हैं, उसके हिसाब से आपको उसका टैक्सेशन देना है, जो कि हमारे आतिफ साहब एक्सप्लेन करेंगे। और इसके बाद में जो रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्सेबल इनकम जाएगा, यह हमारे सीए अफशान जावेद जो हैं उसको डेलिब्रेट करेंगे। इसके अलावा जो इंडिया में जो आप अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, जो बैंक अकाउंट वगैरह जो हैं, उसके अंदर आप एनआरई अकाउंट खुलवा सकते हैं इंडिया में। एनआरओ अकाउंट होना चाहिए आपका। एनआरओ अकाउंट में इंडियन इनकम आप जमा करेंगे। एनआरआई अकाउंट में जो आपका फॉरेन से रेमिटेंस होगा, जो इनकम होगी, वो आप उसके अंदर जमा करेंगे। इसमें कोई डिडक्शन मिलती हैं और कुछ नहीं मिलती हैं। ये सारी चीजें जो आएंगी हमारे अफशान साहब और आतिफ साहब आपके सामने मतलब डिटेल में डेलिब्रेट करेंगे। और अब इसी के साथ में जो हूँ अफशान साहब को हैंड ओवर कर रहा हूँ कि वो अपना डेलिब्रेशन शुरू करें रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर और टैक्सेबल इनकम के ऊपर। पूरा आपके पास प्रेजेंटेशन है और उससे समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच सर। मिस्टर अफशान साहब, प्लीज प्रेजेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? जी जी विजिबल है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही है? तुम्हारा जी और वालेकुम अस्सलाम, सलाम। जी क्लियर जी है, विजिबल, आवाज क्लियर भी है। क्लियर है। जी, रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस दो तरह के होते हैं हमेशा से, एक रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस समझने के लिए कि आप किस इनकम पे अपना टैक्स देना है, ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना है या इंडियन इनकम पे टैक्स देना है या फॉरेन सोर्स पे टैक्स देना है, उन बातों को ध्यान में रखने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस का डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 6 इसको गवर्न करता है, जिसमें बेसिक कंडीशन, बेसिक रूल जिसको बोलते हैं, वो ये कहता है कि ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल 25 या अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, फ्रॉम 1 अप्रैल 25 टिल 31 मार्च 2026, इस पीरियड के बीच में अगर कोई एक इंडिविजुअल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो 182 डेज इंडिया में रह लेता है, रिसाइड कर लेता है, स्टे कर लेता है, तो वो रेजिडेंट बन जाता है। ये बेसिक कंडीशन होती है। इसी के साथ साथ एक और कंडीशन होती है कि अगर इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आप 60 डेज स्टे करते हैं और इसके पिछले 4 साल यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25, 23-24, 22-23 और 21-22, इनमें 365 डेज इंडिया में रह लेते हैं कंबाइंड, चाहे एक साथ या किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में या टोटलिटी में, तो आप रेसिडेंट बन जाते हैं। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप रेसिडेंट होंगे, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो कि ये कहता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन, यहाँ पे एक वर्ड ध्यान रखने वाली बात है, इंडियन सिटीजन, इंडिया से बाहर गया वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, लाइक जॉब, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, या इंडियन शिप का मेंबर बनता है, क्रू मेंबर, या इंडियन ओरिजिन का पर्सन होता है। इंडियन ओरिजिन जो हमारे अनडिवाइडेड इंडिया में लोग थे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो अगर इंडिया से लीव करते हैं इन कंडीशंस में, तो उनके लिए
सिर्फ और सिर्फ 182 डेज की बेसिक कंडीशन लगेगी, 60 डेज वाली कंडीशन नहीं लगती है। ये हो गया बेसिक कंडीशन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की। इसी के साथ जब एक इंडिविजुअल रेसिडेंट बन जाता है तो उसकी सब कंडीशंस बन जाती हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में ROR और R/NOR कहते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ROR के बारे में, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक इंडिविजुअल रेसिडेंट बनने के बाद अगर पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर्स में, पिछले 10 प्रीसीडिंग ईयर्स में 2 ईयर्स इंडिया में रिसाइड कर लेता है और पिछले 7 ईयर्स में 73 डेज या उससे ज्यादा रिसाइड कर लेता है, तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाता है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए इनमें क्यों क्या क्लासिफिकेशन में डिफरेंस है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। इसी तरीके से रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ये कौन होता है? जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर्स में अगर वो 2 ईयर्स रिसाइड कर देता है और 7 ईयर्स में 73 डेज रिसाइड कर लेता है, तो वो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। और क्वालिफाई नहीं करता है तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। अच्छा, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो होता है वो वर्ल्ड वाइड की इनकम पे टैक्स देगा। वर्ल्ड वाइड इनकम, चाहे उसने इंडिया में इनकम अर्न करी हो, रिसीव करी हो, इंडिया के बाहर अर्न करी हो, रिसीव करी हो, वो वर्ल्ड वाइड इनकम, या इसको ग्लोबल इनकम भी बोलते हैं, दोनों सोर्स की इनकम पे उसे टैक्स देना है इंडिया में। इंडियन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को ध्यान में रखना है। रेसिडेंट बट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को सिर्फ इंडिया में ही जो इनकम सोर्स से आ रही है, इंडियन सोर्स से जो इनकम आ रही है उस पर टैक्स देना है, या इंडिया के बाहर अगर कोई इनकम आ रही है और वो कंट्रोल हो रही है इंडिया से, चाहे वो बिजनेस की इनकम हो या प्रोफेशन की इनकम हो। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि इसमें सैलरी इनकम या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं आती। अगर बिजनेस की इनकम या बिजनेस आप कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया में रहते हुए और अर्न कर रहे हैं बाहर या रिसीव भी कर रहे हैं बाहर, तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट होता है डीम्ड रेसिडेंट का। ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। ये अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, फाइनेंस एक्ट 2020 से। स्पेशल कैटेगरी लेकर आए गवर्नमेंट। ये क्यों लेकर आई? टैक्स अवॉइडेंस को बचाने के लिए। टैक्स अवॉइडेंस लोग कैसे करते थे? हमारी जो कंडीशन थी, बेसिक कंडीशन 182 डेज की, कि फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 182 डेज या मोर इंडिया में रिसाइड कर लेते हैं तो आप रेसिडेंट बन जाते हैं। उस केस में ये जो स्पेशल कैटेगरी आने के बाद गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या इंडियन सिटीजन होने के साथ इंडिया की इनकम में अगर आप 15 लाख से अबव इंडियन सोर्स से इनकम होती है, आपको एक्रू होती है इंडिया में, यानी इंडिया में आपकी इनकम होती है फाइनेंशियल ईयर में 15 लाख से अबव, उसके साथ ही साथ आप इंडियन सिटीजन होते हैं और आप ऐसी जगह रिसाइड करते हैं जहां पर कोई टैक्स नहीं लगता, नॉट लायबल टू टैक्स हैं, चाहे आपके डोमिसाइल रहने की वजह से या रेजिडेंस क्राइटेरिया की वजह से, अगर आपको ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है तो आपको ऊपर जो 182 डेज की कंडीशन है वो ऐसा माना जाएगा कि आपके केस में 120 डेज हैं। बेसिक कंडीशन 120 डेज आपके में आ जाएगी और आपके लिए जो बेसिक कंडीशन 120 डेज क्वालिफाई होने के बाद फिर आप रेसिडेंट बन जाएंगे। रेसिडेंट बनने के बाद फिर सब कैटेगरी वही कि रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगराइजेशन होगी। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखना है कि जैसे ये प्राइमरीली उन लोगों के लिए है जो हमारे गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि आप वहां पर पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है उन कंट्रीज में और आपकी इंडियन इनकम 15 लाख अबव हो जाती है और आप 120 डेज इंडिया में रिसाइड कर जाते हैं तो आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएंगे। इंडिया में जो इनकम होगी उस पर आपको टैक्स देना है और इंडिया से जो बिजनेस कंट्रोल हो रहा है, इंडिया के बाहर है सेटअप, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो आपको इंडिया में उस पर टैक्स देना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, मिस्टर ए हैं, इंडियन सिटीजन, दुबई में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या उनका बिजनेस है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में उनके 20 लाख इंडियन कंसल्टेंसी असाइनमेंट से होते हैं और 10 लाख फॉरेन क्लाइंट से होते हैं।
तो इस केस में ये क्वालिफाई कर गए कि इनकी इंडियन इनकम 15 लाख से एक्सीड कर गई, और वो इंडियन यूएई में लाइबल टू टैक्स है नहीं, क्योंकि वहां पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है, तो वो डीम रेसिडेंट कहलाएंगे। डीम रेसिडेंट, और सेकंड कंडीशन 120 डेज भी उन्हें क्वालिफाई करना है कि 120 डेज भी वो यहाँ पे इंडिया में स्टे कर जाएं, तो उनको अपनी इंडिया की इनकम पे टैक्स देना है और फॉरेन की इनकम पे टैक्स नहीं देना। इसके अलावा एक और इनकम अगर उनकी होती है कि इंडिया की बाहर हो रही है लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रही है, तो उस पर भी टैक्स देना होगा। इनकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एनआरआईज, एनआरआईज के हैंड्स में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? बेसिकली इंडिया में 5 तरीके की इनकम है। सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है जिसको हम रेंटल इनकम में बोलते हैं, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, और अदर सोर्स की इनकम। अदर सोर्स की इनकम में रेजिडुअल इनकम आती है, जैसे कि इंटरेस्ट की इनकम होती है या एफडी की, फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट की इनकम होती है। सैलरीज, जो आप सर्विसेज रेंडर करोगे इंडिया में, उस पर टैक्स यहाँ पर आपको देना होगा। जो भी आपने इंडिया में, इंडियन एम्प्लॉयर ने अगर आपको बाहर वर्क परफॉर्म करने के लिए भेजा है, तो उसमें कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उस पर टैक्सेबिलिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। इस तरीके से रेंटल इनकम, अगर इंडिया में आपकी प्रॉपर्टी है और वो आपने रेंट पे दी है, तो आपको जो उस पर रेंटल इनकम हो रही है उस पर भी आपको इंडिया में फुल्ली टैक्सेबल होता है, फुल्ली टैक्स देना है। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम जो आपकी सेविंग बैंक के इंटरेस्ट इनकम होती है या एफडीआर फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम होती है, वो भी आपको टैक्स देना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैपिटल गेन, जिसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, स्पेशल रेट के प्रोविजंस हैं। गवर्नमेंट ने इस पर अभी रिसेंटली बहुत चेंजेस किए हैं, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर्स में चेंजेस आए हैं। तो कैपिटल गेन पर आपकी जो प्रॉपर्टी से इनकम होती है, शेयर से होती है, सिक्योरिटी से होती है, इस पर डिटेल में डेलिब्रेशन देने के लिए मैं सीए मोहम्मद आतिफ को इन्वाइट करूंगा कि वो इस पर अपना प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रेजेंट करें। थैंक यू। Thank you very much, Mr. Afshan. Mr. Mohammad Atif, please. Assalamu alaikum. Good afternoon and good evening, everyone. Am I audible? मेरी आवाज पहुंच रही है? Yes, we can hear you. जी वालेकुम सलाम। जी जी, लाउड एंड क्लियर। ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। लेट मेक दिस सेक्शन मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे वो वी विल ट्राई टू आंसर। वॉट एवर क्वेश्चन यू एनकाउंटर इन योर प्रैक्टिकल लाइफ वी विल ट्राई टू एड्रेस। सो बेसिकली एनआरआईज को जो हमारा टैक्सेशन के अंदर देखा जाता है, आजकल लोग बिजनेस सेटअप करने के लिए एक अलग प्रोविजन है हमारे पास। सैलरी क्लास का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सैलरी इनकम यूजुअली अर्न इन इंडिया, तो वो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस भी इंडिया ही रहने वाला है। बाकी अगर हम एज फार एज कंसर्न ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, तो उसमें सिंपल एक, आप किसी फ्लैट आपने कोई किराए पे दे रखा है, कोई फैक्ट्री आपने रेंट कर रखी है और आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है कोई इंडिया में, वहां से आप रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं, उसका भी टैक्सेशन में कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपली यू अर्न एंड यू पे टैक्स ऑन इट। अब हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचता है, दैट इज कैपिटल गेन। उसको किस तरीके से एड्रेस करता है हमारा इनकम टैक्स फॉर एनआरआईज। इसको हम दो तीन भागों में, दो तीन पार्ट्स में हमने इसको डिफाइन किया है। दो तीन डिफरेंट डिफरेंट इसके हमने प्रेजेंटेशन तैयार करी है। आजकल देखा गया है कि जैसे कि शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट का कंसेप्ट बहुत बूम कर रहा है। नॉट ओनली इन इंडिया, जो इंडिया से बाहर भी लोग स्टे करते हैं या एनआरआईज, फॉरेनर्स, सब लोग, मार्केट्स आर ओपन फॉर एवरीवन। कोई भी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, किसी भी मार्केट में आज की डेट में इन्वेस्ट कर सकता है। कैपिटल मार्केट का बहुत बिजनेस, एक साइड इनकम के लिए कोई भी इसको इन्वेस्ट कर सकता है। लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, यू कैन सब्सक्राइब टू एनी आईपीओ। तो आज ये बहुत यूजुअल है, सभी लोगों के ऑलमोस्ट डीमेट अकाउंट हैं, बाहर से बैठ के यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो उसकी क्या कैपिटल गेन के, किस कैपिटल गेन ने इन पॉइंट्स को किस तरीके से एड्रेस किया है। आपको जिस टाइम ये इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट करनी है, आपको किन बातों का ख्याल करना है, कैसे कैसे क्राइटेरिया में आप फॉल करते हैं व्हेन यू सोल्ड दिस इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे टॉपिक है, जो हम शेयर मार्केट के अंदर अपने शेयर बेचते हैं। आई थिंक आप लोगों में से भी कुछ होंगे जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे।
कुछ लोग हैं ऐसे ऑडियंस में इस टाइम? एनीवन? जी जी जी। कुछ कुछ होंगे जो डेफिनेटली इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, तो अब डेफिनेटली उन लोगों को आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा ये स्टॉक एक्सचेंज वर्क करता है। तो जब आप किसी भी, लेट से रिलायंस की कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है, हम बात कर रहे हैं लिस्टेड कंपनीज की ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे, आपको पता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो लिस्टेड कंपनी है इसमें रिलायंस की हैं, टाटा की हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, अडानीज वगैरह के एंटरप्राइजेज, जो भी कंपनीज हैं, आप उनके शेयर अगर होल्ड करते हैं, जब आप उस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, जब उस शेयर को आप बेचने के लिए जा रहे हैं, तो किस तरीके से आपका टैक्सेशन किया जाता है। सबसे पहला, हमें जो ये शेयर हमने बेचा, कैपिटल गेन डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। कैपिटल गेन पहला लगता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। कैपिटल गेन के दो नेचर होते हैं, फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म, सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म। मतलब शॉर्ट टर्म का मतलब जो हमने थोड़े पीरियड के लिए होल्ड करी इन्वेस्टमेंट, उसको बेच दिया। लॉन्ग टर्म का मतलब जो हमने थोड़े ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करके उसको बेच दिया। अब ये पीरियड कौन डिफाइन करेगा? ये पीरियड इनकम टैक्स ने एड्रेस किया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है क्या। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब है, सर, जो इन्वेस्टमेंट आपने एक साल के अंदर होल्ड करी और उसको विद इन 1 ईयर आपने बेच दिया। मतलब सर, ये डिटरमाइन करना है कि कोई इन्वेस्टमेंट हमारी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी बिहाफ पे हमारा टैक्स का रेट डिफाइन होता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म का रेट अलग है और लॉन्ग टर्म का रेट अलग है। शॉर्ट टर्म कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी हमारी? वो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो हमने विद इन 1 ईयर परचेस करने के विद इन 1 ईयर सेल कर दिए। टैक्स रेट क्या लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर? सर, डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट को आज की डेट में बहुत स्टडीज है इनके पास। अभी तक क्या था, इन्होंने मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए प्रोविजन, पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट ही होता था ऑल टुगेदर। आज की डेट में इन्होंने रेट्स जब देखा कि मार्केट में इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं मार्केट के अंदर, इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में, तो एक आज डीमेट अकाउंट में आप अगर ग्रोथ देखेंगे पोस्ट कोविड, कोविड के बाद बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है मार्केट के अंदर। लोगों ने डीमेट अकाउंट ओपन स्टार्ट करे, और फिर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपीज के अंदर अपना सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं। तो सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चीज रियलाइज है कि लोग अब अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स मार्केट। तो इसीलिए उन्होंने अभी पिछले साल तक ये रेट 15% हुआ करता था। नाउ दिस रेट हैज इंक्रीज टू 20%। तो जो भी आपको गेन होगा आपकी इन्वेस्टमेंट से, और वो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है इन नेचर, तो आपको उस पर 20% फ्लैट फ्लैट 20% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसमें कंडीशन होल्डिंग पीरियड की क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट 1 साल तक होल्ड होनी चाहिए। 1 साल से कम की इन्वेस्टमेंट को यहां एड्रेस किया गया है। इसके बाद सर क्या होता है कि बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स एवरीवन एंजॉय बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है कि सर मुझे 2.5 लाख से 3 लाख तक, 4 लाख तक टैक्स नहीं देना। उसके बाद मुझे, जैसे स्लैब्स होते हैं कि इस स्लैब्स तक टैक्स रेट नील, फिर उसके बाद टैक्स रेट 10%, फिर उसके बाद 20%। तो यहाँ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का एनआरआईज को कोई बेनिफिट नहीं है। इफ यू आर अर्निंग लेट से 1,000 रुपीज इन अ ईयर, देन यू हैव टू पे 200 रुपीज एज टैक्स अमाउंट। आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का एनआरआईज को कोई बेनिफिट नहीं होता। अनलाइक रेजिडेंट को है बेनिफिट। अगर आपकी रेजिडेंट की कोई दूसरी इनकम नहीं है तो आप उसको स्लैब एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन एनआरआईज के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी होगा, इसी 111 कैपिटल ए वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें उनको कोई बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। इसके साथ ही टैक्सेशन का क्या सिनेरियोज हो सकते हैं? देखिए, आपकी मिक्स इनकम की एक सोर्स हो सकता है, जैसे आप इंटरेस्ट इनकम आपको आ रही है, इसके अलावा आपको डिविडेंड मिल रहा है इंडिया में, कोई आपकी रेंटल इनकम है, आप वहां से उसका सेलिब्रेट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप 1,000 रुपया कमाइए, 10,000 रुपया कमाइए, पूरी की पूरी इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद जैसे हम, कुछ लोग जानते होंगे, जैसे एलआईसी, मेडिकल इंश्योरेंस,
या इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट होती थी जिनसे बेनिफिट मिल जाया करते थे। तो होने वाली इनकम से अब तो सर न्यू रिजीम आ गया है। ये ओल्ड रिजीम की बातें थी, अब आज भी लोग ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन इस इनकम से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिंपली सरकार ने एक चीज अनाउंस कर दी कि भैया आप शेयर मार्केट में आएंगे, यहां से होने वाली जो भी आपकी इनकम होगी, यू हैव टू पे फ्लैट रेट। वी आर नॉट अलाउइंग एनी एक्सपेंडिचर, वी आर ओनली अलाउइंग यू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इनकम के ऊपर हमें टैक्स देना है, जितने की आपने लेट से 500 रुपए का कोई शेयर था वो 700 रुपए का बेच दिया विद इन 6 मंथ्स, तो 200 रुपए का आपको गेन हो गया, आपको 200 रुपए की इनकम के ऊपर टैक्स देना है। कोई इसके अलावा हम इस इनकम से आपको कोई भी डिडक्शन, कोई छूट, कोई एग्जेम्पशन नहीं देने वाले। सिमिलरली 87A की एक रिबेट होती है। सर बहुत सारी चीजें कॉमन है हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, जो शेयर्स वाले हम बात कर रहे हैं। एक रिबेट होती है जो दी जाती है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को, तो इस केस में रिबेट भी नहीं मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, आपको ट्रेड करते हुए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा, इस केस में आपको लॉस हो सकता है। जरूरी थोड़ी है सर आप हर ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो आपको किसी पर्टिकुलर ईयर में यू इनकर अ लॉस ऑन योर इन्वेस्टमेंट while you are selling it, तो you कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड दिस लॉस until you file your ITR within due date। आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना पड़ेगी विद इन ड्यू डेट। और आपको पता है ड्यू डेट क्या है आपके केस में? 31 जुलाई ऑफ एवरी ईयर। लेट से अभी हम बात करें, टेक एन एग्जांपल फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, 25 एंड 26 विच इज करंट फाइनेंशियल ईयर। तो आपको यू हैव इन्वेस्टमेंट एंड यू आर सेलिंग इट, तो एंड यू एनकाउंटर्ड लॉस ऑन योर इन्वेस्टमेंट, तो आपको अगर वो लॉस, जाहिर है लॉस पे तो टैक्स नहीं है, लेकिन इन लॉस का आपको बेनिफिट मिलता है फ्यूचर में। जब आप फ्यूचर में कोई इनकम अर्न करेंगे तो इस लॉस से वो सेटअप हो जाती है। अभी इस साल लॉस हो गया, अगले साल इनकम हो जाएगी, तो ये आपस में अगले साल आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर्स की इनकम को ये नेट ऑफ कर देता है, सेट ऑफ कर देता है। तो अगर आपको इस लॉस को क्लेम करना है तो यू हैव टू फाइल योर ITR दैट टू ऑन और बिफोर ड्यू डेट। आपकी ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। तो ऐसा नहीं है कि आपको इनकम नहीं है तो आप सोचेंगे ठीक है यार ITR भी फाइल करके मुझे क्या फायदा। यू हैव टू क्लेम एंड फाइल योर ITR, तभी आप उस लॉस को वेल वर्सडली क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज इन फ्यूचर में आप चाहेंगे कि वो सेट ऑफ हो जाए, योर डिडक्शन विल बी डिसअलाउ। नाउ इसमें और लेवीज क्या क्या होती हैं इसके अलावा? देखिए 20% तो हमारा बेस रेट है जो इस होने वाली सेल से हमें लगेगा। इसके अलावा 4% का हमें सेस देना पड़ता है, और कुछ एप्लीकेबल सरचार्जेस, जैसे आपकी इनकम लेट से 50 लाख से ज्यादा हो जाती है तो 10% का सरचार्ज है, इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% का सरचार्ज है। फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ही कैलकुलेट होती है कि आपकी इनकम किस ब्रैकेट में है। फ्लैट रेट 20% है। अब सर इसके अलावा अब बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की। अभी तक बात हो रही थी उस इन्वेस्टमेंट को बेचने की जो हमने परचेस करी और विद इन 1 ईयर बेच दिया। अब हम बात कर रहे हैं उन इन्वेस्टमेंट की जो हमने होल्ड करी फॉर मोर देन 1 ईयर। अब सर 1 साल तक अगर हमने बेच दी तो वो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। अगर 1 साल होल्ड करने के बाद हमने बेची तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग बहुत मैटर करता है। आइए सर इसके लिए देखते हैं क्या है। अ, इस सेक्शन में सर पीरियड ऑफ होल्डिंग के बारे में है जो मेजर चेंज है। अप टू 12 मंथ हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और मोर देन 12 मंथ हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। इसके अंदर हमारे कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है? सिर्फ शेयर्स ही हैं क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम शेयर्स वी हैव म्यूचुअल फंड एज वेल। और म्यूचुअल फंड भी कौन से हैं सर? म्यूचुअल फंड की भी कैटेगरीज होती हैं। म्यूचुअल फंड की भी कैटेगरीज होती हैं। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात चल रही है सर यहाँ पे। जब आप कोई म्यूचुअल फंड का प्लान लेंगे इंडिया में तो आप उसमें ये देखें कि ये म्यूचुअल फंड मेरा इक्विटी ओरिएंटेड है, डेट ओरिएंटेड है, कौन सा है। यहाँ जो बात चल रही है वो कौन से म्यूचुअल फंड की बात चल रही है? जो आपका इक्विटी ओरिएंटेड है।
और इक्विटी शेयर्स की ही बात चल रही है यहाँ पे। इसके अलावा जो हम बिजनेस ट्रस्ट है हमारे, आजकल एक कंसेप्ट आ गया है बिजनेस ट्रस्ट का। रियल एस्टेट के अंदर भी कुछ कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं और वो अपने शेयर इशू करती हैं। तो मेजरली इन तीन एसेट की ही बात चल रही है, लिस्टेड इक्विटी शेयर की और म्यूचुअल फंड कौन से, इक्विटी ओरिएंटेड वाले। अब लॉन्ग टर्म होल्डिंग कौन सी डिफाइन होती है? लॉन्ग टर्म होल्डिंग डिफाइन होती हैं जो 12 महीने के बाद हम उसको सेल कर रहे हैं। सर अगर 12 महीने से पहले पहले बेच दिया तो वो फॉल करता है हमारा शॉर्ट टर्म में। डेफिनेटली कि ये सेक्शन अप्लाई होगा, ये एब्सोल्युटली यस। अगेन इसके अंदर आपको एक चीज, थोड़ी सी हार्डशिप बोलिए कुछ भी बोलिए, इसमें कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली। जितना आप कमाएंगे आपको उस पर सारा का सारे पे टैक्स देना है। कोई इसमें बेसिक एग्जामिशन की, कोई इसमें और डिडक्शन का कोई बेनिफिट नहीं है। गवर्नमेंट सीधा सीधा कहती है कि आपने मार्केट से इतना कमाया, इतना हिस्सा हमारा। आपको इसमें कोई बेसिक एग्जामिशन की बेनिफिट नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसका टैक्स रेट क्या है। सर बिफोर 31 जनवरी 2018 देयर वाज अ सेक्शन ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 विच एग्जेम्प्ट्स द इनकम ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आज की डेट में क्या हो गया है? आज की डेट में वो एग्जेम्पशन हमारी खत्म हो चुकी है। आज से 6-7 साल पहले हम 1 साल होल्ड करने के बाद अगर शेयर्स बेचते थे लिस्टेड कंपनी के, उस पे हमें 1 करोड़ का फायदा हो, 10 करोड़ का फायदा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व, वी वर नॉट रिक्वायर्ड टू पे अ सिंगल पेनी ऑफ टैक्स अमाउंट। लेकिन एज ऑफ नाउ ये सेक्शन में टैक्स का अमाउंट इंट्रोड्यूस हो चुका है। 12.5% जो है हमारा वो टैक्स रेट होने वाला है। सिंपली आपने कितने रुपए का शेयर्स बेचे, लेट से 1000 रुपीज, और वो आपने खरीदे कितने के थे, लेट से 750, तो जो आपका 250 का प्रॉफिट है, दिस इज लायबल फॉर टैक्स। ठीक है सर। इसमें क्योंकि सर 6-7 साल पहले एकदम हमारे टैक्स का रिजीम चेंज कर दिया। पहले तो ये बिल्कुल ऑल टुगेदर 100% इन्वेस्टमेंट वॉज टैक्स फ्री। अब ये इसको टैक्स के ब्रैकेट में लेके आ गए, तो इसीलिए इन्होंने इसमें एक एग्जेम्पशन रखी। वो एग्जेम्पशन रखी 1,25,000 रुपए की, 1.25 लाख रुपए की, 1.25 लाख रुपीज। तो आप जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करते हैं इस सेक्शन में, हम शेयर्स की बात कर रहे हैं लिस्टेड वाले, तो इस सेक्शन में जो आप इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हैं और उसको बेचते हैं, तो आपको 1.25 लाख रुपीस का एग्जेम्पशन दिया जाएगा। लेट से आपकी कैपिटल गेन 2 लाख रुपए का होता है, तो आपको 1.25 का बेनिफिट दिया जाएगा और बाकी 75,000 रुपए पे 12.5% देना है। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखिए। इफ यू हैव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 3 lakhs, तो फर्स्ट 125 लाख इज फ्री, रिमेनिंग जो 12.5 अप्लाई होगा दैट विल बी ऑन 175। तो आपके टोटल कैपिटल गेन में आपको 1.25 लाख का बेनिफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें भी सर सेम वही बात, कोई बेसिक एग्जेम्पशन, सिर्फ आपको 1,25,000 का बेनिफिट मिलने वाला है इस सेक्शन में, और इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है। जितना कमाओगे उतना 12.5% टैक्स दे दीजिए आप। ना सर, ये तो था बेसिक हमारा, जो शेयर्स के ऊपर हमने थोड़ी बात करी। बात करने के लिए तो बहुत है, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से और बाकी व्यूअर्स की देखते हुए ये टॉपिक्स को कट शॉर्ट किया गया है। अदरवाइज वी हैव अ लॉट टू डिस्कस एंड लॉट टू डिलीवर। सो अभी हमने शेयर्स के बारे में डिस्कस किया, तो आई थिंक थोड़ा बहुत मैंने डिलीवर कर पाया हूँगा। अभी अब जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, वी विल टेक दिस सेशन एज वेल। तो अब हमारा सर मेजर जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कैपिटल गेन का एनआरआईज के लिए। शेयर्स तो ठीक है सर, आज की डेट में आप मोबाइल से बैठ के कर रहे हैं, डीमेट अकाउंट सबके ओपन है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपका घर, आपका फ्लैट, आपकी लैंड, एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चर है, कोई फैक्ट्री इंडिया के अंदर है, आप उसको बेच के बाहर पैसा ले जाना चाहते हैं, ये सबके साथ तो आई थिंक डिफिकल्टी होती ही है। ये केस सबके सामने होता ही होगा डेफिनेटली। तो उन केसेस को किस तरीके से हमने विद इन लीगल टर्म और इंडियन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से एड्रेस करना है, ताकि फ्यूचर में हमारे पास कोई लाइबिलिटी ना रह जाए। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टीज, हमारी लैंड और बिल्डिंग के ऊपर जो गेन होता है उसको हम किस तरीके से
अपना टैक्स के अंदर डील करते हैं। सबसे पहले सर इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड, जैसे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब जब हम इसको अपने घर को बेचेंगे, लैंड को बेचेंगे, तो इसके ऊपर हमारे क्या क्या प्रोविजंस हैं? सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग। सर कैपिटल गेन के अंदर पीरियड ऑफ होल्डिंग बहुत मैटर करता है। इसके अंदर हमें ये देखना है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा तभी हम पता कर पाएंगे कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। क्योंकि सर टैक्स रेट जो है डिपेंड्स ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर शॉर्ट टर्म है तो टैक्स रेट अलग है, अगर लॉन्ग टर्म है तो टैक्स रेट अलग है, और इट ऑल डिपेंड्स ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो सर अनलाइक शेयर, शेयर में तो 1 साल की थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका 2 साल का है। अगर 2 साल तक आप कोई लैंड, कोई घर खरीदने के बाद तक होल्ड करते हैं और 2 साल बाद उसको बेच रहे हैं, तो इस केस में हम उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। और 2 साल तक, 2 साल के अंदर अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, 2 साल के बाद अगर उसको बेचा तो उसको हम फिर लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में लेते हैं। 24 महीने का यहाँ पे पीरियड है। अब सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कि जो हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं हम वो किस रेट पर बेचेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सर देखा गया है मार्केट में हम लोग सर्कल रेट को मीट नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं इंडिया में जैसे कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो विद इन सर्कल रेट बेच दी जाती हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मतलब नहीं है कि आपने कोई लेट से 70 60 80 लाख रुपए का सर्कल रेट है, अगर आपने 50 लाख रुपए की बेच दी तो आप तो बोलोगे भाई साहब मेरे पास तो 50 लाख रुपए आया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ऐसा नहीं है, जो सर्कल रेट है वही हम कैपिटल गेन निकालने के लिए आपका कंसिडरेशन मानेंगे। तो अननेसेसरी आपको 30 लाख रुपए का बर्डन झेलना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि जब भी जो भी आप प्रॉपर्टी सेल करें उसको एट लीस्ट सर्कल रेट का आप ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आपको उसको सेल करनी है। सर्कल रेट इज वेरी क्रूशियल, इट इज वेरी क्रिटिकल। अदरवाइज सर्कल रेट से कम पे आपने बेच दिया तो इट इज, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि हार्डशिप का आपको फेस करना पड़ सकता है। पैसा आपके पास कमाया लेकिन टैक्स आपको पूरे सर्कल रेट के हिसाब से देना पड़ेगा। इसके बाद सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जाहिर है जो भी मैं घर खरीदा मुझे उसका बेनिफिट मिलता है। मैंने कोई घर 50 लाख का खरीदा, 70 का बेच दिया, तो 20 लाख रुपए का मेरा कैपिटल गेन माना जाएगा। अब सर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 अप्रैल 2001 से पहले, या वो प्रॉपर्टी मुझे इनहेरिटेड, मुझे फादर से मिली, मेरी फैमिली प्रॉपर्टी थी, तो जो भी प्रॉपर्टीज 1 अप्रैल 2001 से पहले की मेरी खरीदारी वाली हैं, जो परचेज्ड हैं, उसके लिए मुझे एक वैल्यूअर का सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्योंकि डिपार्टमेंट कहता है सर 25 साल पुराना मैटर हो गया, हम नहीं जाते इतने पुराने कागजों में, आप हमें सर्टिफिकेट लाके दे दीजिए एज ऑन 1 अप्रैल 2001 का। अदरवाइज आप बाद में तो कभी भी जो परचेस करी 2005 में 6 में, उसका ओरिजिनल रजिस्ट्री जो है या वो आपके केस में मान लिया जाएगा डॉक्यूमेंट। अब इसमें टैक्स रेट्स क्या हैं? सर जो मुझे कैपिटल गेन होगा उसका टैक्स रेट है मेरा 12.5% का। 12.5%, 12.5% पे मुझे टैक्स देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर मेरी है 24 महीने के बाद अगर मैं बेच रहा हूं, अदरवाइज मैं 2 साल के अंदर अंदर बेच दिया तो फिर मुझे स्लैब रेट तक का, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देने हैं, जो कि मेरा 30% तक रेट जाता है। ठीक है। तो सर आप देखिए अगर आप जल्दी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बेचने के लिए तो ये आपको हायर टैक्स ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है 18 20 महीने होल्ड कर ली, 2 4 महीने और होल्ड कर लीजिए, आपका ड्रास्टिकली टैक्स का बेनिफिट हो जाएगा। नाउ इसमें सर आपको कोई, फिर फर्दर वही बात, कोई बेसिक एग्जामेशन की छूट नहीं है, कोई आपको LIC मेडिकल प्रीमियम की कोई छूट नहीं मिलेगी। जितना पैसा आप कमाएंगे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब सर इसके बाद सर टैक्स दिलवाए जा रहे हैं आप, तो कोई हमें बेनिफिट भी तो बताइए, कुछ एग्जामेशन से रिलेटेड चीजें। इसमें सर आपकी टैक्स, जो जो भी टैक्स बनता है उसको आप एग्जम्प्ट करा सकते हैं, आपकी जीरो लाइबिलिटी हो सकती है, प्रोवाइडेड आपको इन प्रोविजन का कंप्लायंस करना होगा। मतलब आपने फॉर एग्जांपल अगर कोई घर बेचा और आप चाहते हो मेरे को ऊपर जो टैक्स लगा 50 लाख रुपए का, मैं इस टैक्स को बचाना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि आपने जो घर खरीद बेचा, ये जो पैसा आया आपके पास, आप इससे घर खरीद लो। तो अगर आपने घर बेचने के बाद कोई घर खरीद लिया तो इस केस में आपका कैपिटल गेन जो टैक्स है वो सेव हो सकता है। और सर वो घर, ये नहीं कि आपने घर बेचा इंडिया में, वो खरीदा बाहर कतर में,
आपको घर भी इंडिया में ही परचेस करना पड़ेगा। अब सर जब टैक्स का अमाउंट छुटवाना है तो फिर डिपार्टमेंट की तो बात माननी पड़ेगी ना। उसमें कुछ कंडीशंस हैं सर, काफी उसमें ब्रीफ भी है। अब ज्यादा फिर डीप डाइव में जाएंगे तो टाइम और भी है स्पीकर्स के पास बोलने के लिए। इसके अलावा सर एक सेक्शन है 54EC। आपने घर बेचा, प्रॉपर्टी बेची, लैंड बेची, गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है हम आपको 50 लाख रुपए तक के छूट दे देते हैं, आप हमारे बताए हुए बॉन्ड्स परचेज कर लीजिए, जिसमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इंडियन रेलवे फाइनेंस IRFC आपने सुना होगा। तो सरकार कहती है कि आपको अगर कैपिटल गेन बचाना है तो आप इन इन्वेस्टमेंट में कर दीजिए, हम आपका कैपिटल गेन माफ कर देंगे। अब इसकी फर्दर डिटेल है कि कितने टाइम में इन्वेस्ट करना है, कब तक इन्वेस्ट करना है, तो वो पर्सन टू पर्सन, केस टू केस डिपेंड कर सकता है। मैंने आपको एक वो बता दिया ब्रीफ इसका ओवरव्यू। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, जब आपने प्रॉपर्टी बेच दी एनआरआई के केस में, एनआरआई के केस में जब आपने प्रॉपर्टी बेच दी तो जो बायर है जिसको आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है आपका TDS काटने की, टैक्स काटने की। उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो आपका टैक्स काटेगा और वो जमा कराएगा डिपार्टमेंट को। सर आप चाहे 10,000 की प्रॉपर्टी बेचे एनआरआई, चाहे एनआरआई 10 लाख की बेचे, चाहे एनआरआई 10 करोड़ की बेचे, हर एक अमाउंट पे उसका TDS कटना ही कटना है इन एनी केस। तो आप ये बात बहुत ध्यान में रखें, जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे तो जो बायर है कॉरस्पॉन्डिंग, वो आपका TDS काट के जमा कराता है डिपार्टमेंट को। ठीक है सर। और जैसे लेट से 1 करोड़ में आपका 10 लाख का TDS बनता है तो वो बाकी 90 लाख रुपए आपको पेमेंट करेगा, 10 लाख रुपए सरकार को जमा कराएगा। अब ये किस तरीके से वर्क करना है सर, ये लीगल रिक्वायरमेंट है बायर के ऊपर, मैंडेटरी डिडक्शन है। बायर अगर कंप्लाई नहीं करता तो वो डिफॉल्टर बन जाता है। सर TDS जो कटेगा वो किस अमाउंट पे कटेगा, लेट से मैंने प्रॉपर्टी बेची 1 करोड़ की, तो मेरा TDS किस रेट पे कटेगा, 1 करोड़ पे। मैंने प्रॉपर्टी बेची 5 करोड़ की तो 5 करोड़ पे। तो जो भी मेरा सेल कंसिडरेशन है मेरा TDS कटेगा उस वैल्यू के ऊपर। और ये सारी प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है, भले ही वो रेजिडेंशियल है, फ्लैट है, आपका कुछ भी है। भले ही सर आपको प्रॉपर्टी के अंदर लॉस हो रहा है, लेट से आपने कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की खरीदी थी, 4 साल बाद आपने उसको 45 की बेची 5 लाख के नुकसान पे, फिर भी TDS के प्रोविजन ट्रिगर करते हैं। नाउ TDS का रेट क्या होगा सर, 50 लाख रुपए तक की अगर आपकी सर इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट है जो आप बेच रहे हैं, तो सर जो घर आपने बेचा अगर वो 50 लाख तक का है तो 13% का उसके ऊपर TDS का रेट आता है सर। अगर आपकी जो घर बेच रहे हैं, लैंड बेच रहे हैं, कुछ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, वो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो TDS का रेट है 14.3%। इसके अलावा अबव 1 करोड़ पे इट गोज टू 14.95%। तो सर प्लीज बी कॉन्शियस, आपका जो TDS रेट है इट डिपेंड्स ऑन योर कंसिडरेशन अमाउंट। नाउ दिस इज वेरी प्रॉब्लम, वेरी वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फॉर NRIs। सर ट्रांजेक्शन डिटेल का लेट से 70 लाख रुपए की आपने घर बेचा, जो कि घर आपने 5 साल तक होल्ड किया था, और वो आपने 25 लाख का खरीदा था, तो सर आपको इनकम हुई इस पे 45 लाख की। आपका जो एक्चुअल टैक्स बना वो बना 5,85,000, लेकिन जो बायर ने TDS काटा, वो बायर ने TDS काटा 9,10,000 रुपए। बायर जो TDS काटता है वो काटता है सेल प्राइस के ऊपर। बायर गेन पे TDS नहीं काटेगा। बायर ने जो TDS काटा आपका 13-14%, वो 45 लाख पे नहीं काटा, वो 70 लाख पे काटा, जिसकी वजह से अननेसेसरी आपका एक्सेस TDS कटा 3,25,000 का। अब प्रॉब्लम ये आ गई सर, आपका टैक्स ही बन रहा है 5,85,000 का और उसने काट लिया 9,10,000 का। अब इस 3,25,000 का फंड आपका ब्लॉक है। ये आपको कब मिलेगा एक्सेस जो TDS काट लिया, जब आप अगले साल ITR फाइल करेंगे और उसका रिफंड को क्लेम करेंगे। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। अब सर दिस इज वेरी जेन्युइन हार्डशिप फॉर NRIs। आपका टैक्स जितना बनता है उससे ज्यादा का बायर TDS काट लेता है और फिर आपको वेट करना पड़ता है जब आप ITR फाइल करेंगे, और फिर ITR कब प्रोसेस होगी, फिर आपका रिफंड आएगा जो एक्सेस TDS कटा है। इसी के लिए सर एक सॉल्यूशन है, ये जो TDS ज्यादा काट लिया गया इसी का एक सॉल्यूशन है डिपार्टमेंट के पास,
कि आपका जितना टैक्स बनता है, जैसे आपका टैक्स बना लेट से 5%, वो टीडीएस काटता है 13%, तो आप एक लोअर सर्टिफिकेट उससे डिमांड कर सकते हैं डिपार्टमेंट से कि सर मेरा टैक्स ही जब 5% बन रहा है, जैसे इस केस में, हमारे केस में टैक्स ही जब मेरा बन रहा है 5,85,000, तो मेरा टैक्स 9,10,000 नहीं काटा जाए बायर के जरिए, तो मैं एक लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट डिमांड कर सकता हूँ। फॉर्म 13 बोलते हैं उसको, डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन जाती है, उसमें जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है वो रिव्यू करता है आपकी एप्लीकेशन, उससे जो रेट आपका बन रहा होता है अप्रोक्स 1-8% ऊपर नीचे करके आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, जिससे आपका एक ह्यूज अमाउंट सेव हो जाता है। ये लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। इससे डेफिनेटली फायदा है एनआरआईज को, क्योंकि सर जितना टैक्स बना उतना ही मेरा बायर काटेगा। और सर आप ये भूल जाइए कि कोई थ्रेश होल्ड है, जितने की प्रॉपर्टी, भले ही आप 1 लाख की प्रॉपर्टी बेचेंगे तो 1 लाख पे भी बायर आपका टीडीएस काटेगा। तो सर आप उसको अलाइन करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फंड ज्यादा है एट द टाइम ऑफ सेल, तो आपको इस सर्टिफिकेट को अवेल करना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। जो भी प्रॉपर्टी की सेल है सर, ऐसा नहीं होगा कि आप बस 1 हफ्ते के अंदर उसको ब्लॉक करने की सोचें। सर एटलीस्ट 3-4 महीने पहले उसकी प्लानिंग जरूरी है, उसके सारी कैलकुलेशंस, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, फिर 2-1 महीने पहले फॉर्म 13 का अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि हमें लोअर सर्टिफिकेट चाहिए कि हमें कम रेट पे टीडीएस कटे। और वो इस काम को करते करते सर 2 से 3 महीने लग जाते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं फॉर्म 13 के लिए सर? वही पैन कार्ड ऑफ सेलर बायर के, कोई सेल डीड, परचेज डीड, और आपकी जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह हैं ये हमें चाहिए होते हैं। तो बेसिकली जो हार्डशिप होती है एनआरआईज के साथ, उसको एड्रेस करने के लिए ये प्रोविजंस हैं, जिससे आपका रेट कम हो जाता है। इसी के साथ सर, जो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया उसमें फॉर्म 13 के बारे में, जब भी आप कोई डील करने के लिए जाएं तो यू कैन सीक एक्सपर्ट गाइडेंस ऑन दिस, ताकि आपका सर, क्योंकि बायर नहीं रुकने वाला, बायर तो आपका टीडीएस उसी रेट पर काटेगा जो रेट डिफाइन है। आप सर्टिफिकेट इशू करवाओगे इनकम टैक्स ऑफिसर से उस बायर को कि मेरा टीडीएस कम रेट पर काटो, तो ही वो उसकी बात मानेगा, अदरवाइज वो पूरे अमाउंट पे काटेगा, फिर आपका पैसा ब्लॉक होने वाला है। इसी के साथ आई फिनिश माई प्रेजेंटेशन, एंड कोई जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो वी विल ट्राई। नाउ आई विल पास ऑन टू सी एफ शान जावेद कि ये फंड हमें किस तरीके से रिपेट्रिएट करके बाहर लेके जाने होते हैं। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद आतिफ एक साहब। सवाल छोटा सा ये है कि प्रेजेंटेशंस मिलेंगे क्या? डेफिनेटली। So now we can move to question answer sessions. अफशान साहब, हमारे पास 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं चैट में। एक है अलाउड डिडक्शंस एटीसी एटीडी होम लोन इंटरेस्ट और एनआरआई। वही सब, sorry to interrupt. Let Afshan Saab finish his part. I think he's having some more presentation to discuss. Then we'll move ahead for the question and answers. Okay, no problem. So hopefully everybody is fine with the time being extended, hopefully. आप लोगों की स्क्रीन विजिबल हो रही है? Yes. जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है या रेसिडेंट क्वालिफाई कर जाता है तो उसको कुछ बातों का ध्यान रखना है अपनी आईटीआर फाइलिंग में। आईटीआर फाइलिंग में क्या ध्यान रखना है? जैसे कोई इंडिविजुअल है, उसका इंडिया में अकाउंट भी है और इंडिया के बाहर भी बैंक अकाउंट है, उसने वहाँ पे ओपन किया है, या लेट्स से उसका कोई वहाँ पर उसने किसी कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का शेयर्स या डिबेंचर्स में या बॉन्ड्स में बाय किए हैं, उसे खरीदे हैं, या उनका इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदी है या एडवांस दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या कोई उनका कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये फॉरेन एसेट्स कहलाते हैं। इनकी डेफिनेशन जो है फॉरेन एसेट्स कही जाती है और इनको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है रेसिडेंट के केस में। इस बात को बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि रेसिडेंट के केस में मैंडेटरी है, नॉन रेसिडेंट के केस में मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, इसकी जो हमारी फाइलिंग होती है, आईटीआर फाइलिंग होती है, उसकी डेडलाइंस क्या होती हैं या ड्यू डेट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल ईयर 24-25 अभी कंप्लीट हुआ है, फ्रॉम अप्रैल 24 टू 25 मार्च 25। उसके लिए बेसिकली ड्यू डेट तो 31 जुलाई है जो कि निकल चुकी है, और लास्ट डेट जो है आईटीआर फाइलिंग की बिलेटेड रिटर्न की या रिवाइज रिटर्न की वो 31 दिसंबर है। अगर किसी ने अपनी रिटर्न्स में ये सब अपनी उसकी जो अकाउंट्स हैं या जो
इनकम्स हैं, फॉरेन इनकम भी है, अगर वो भी रह गई है तो वो डिस्क्लोज करना चाहता है, वो डिस्क्लोज कर सकता है। 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट। अगर आप फाइल नहीं करते हो और डिपार्टमेंट हैव द इंफॉर्मेशन कि आपके पास एसेट्स हैं या आपके पास इनकम है या आपके पास बैंक अकाउंट है ऑपरेट हो रहा है इंडिया के बाहर और आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया है, तो इसमें पेनल्टी भी है। सेक्शन 271 FA इनकम टैक्स एक्ट का ये कहता है 10 लाख रुपए की तक की पेनल्टी लग सकती है, और प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस भी हैं। प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट में भी लग सकते हैं और ब्लैक मनी एक्ट में भी लग सकते हैं, उसको वो ब्लैक मनी ट्रीट करके वहां पर भी प्रोविजंस ट्रिगर हो सकते हैं। जो अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है उस पर 30% के टैक्स रेट लगने के चांसेस हैं, और इस बातों को बहुत ध्यान में रखना है कि अगर कोई रेसिडेंट है और उसने अब तक डिस्क्लोज नहीं किया है तो वी हैव अराउंड 10 + 1 11 डेज टू डिस्क्लोज इट, तो आप लोग जो है इसमें कर सकते हैं फाइलिंग वगैरह। इसी के साथ हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है आगे NRE NRO अकाउंट्स। NRE NRO अकाउंट्स, जब एक इंडिविजुअल है वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है तो उसको अकाउंट्स ओपन करने होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, अपनी सेविंग को, अपनी इनकम को वहां पे रखने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। NRO अकाउंट, NRE अकाउंट में NRE अकाउंट पहले बात कर लेते हैं। NRE अकाउंट, क्योंकि नॉन रेसिडेंट के केस में NRE अकाउंट ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। NRE अकाउंट फॉरेन इनकम अगर आप कोई अर्न करते हैं, फॉरेन अर्निंग्स, जैसे इंडिया में कोई आपकी इनकम आ रही है जो कि इंडियन सोर्स से है, तो वो तो आपकी इंडिया के NRO अकाउंट में आएगी। नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट बोलते हैं इसको, और नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट बोलते हैं NRE अकाउंट को। NRE अकाउंट में फॉरेन अर्निंग्स इंडिया में आएगी, फॉरेन करेंसी में नहीं आएगी। फॉरेन इनकम जो होगी वो इनकम होगी करेंसी में, लेकिन पार्क होगी वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होके, जिसमें आपको रिपैट्रिएशन मतलब आप उसको इंडिया के बाहर लेकर जाकर अपने दूसरे कोई अकाउंट है वहां पर ले जाकर इसको यूज कर सकते हैं, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब रिपैट्रिएशन बेनिफिट्स हैं। लेकिन NRO अकाउंट में लिमिटेड रिपैट्रिएशन है, उसमें कुछ कंडीशंस, कुछ फॉर्म्स, कुछ प्रोविजंस, कुछ गाइडलाइंस का ध्यान में रखते हुए उनको ट्रांसफर करना होता है। इसी के साथ जैसे NRE अकाउंट, इसके बारे में है थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड बैंक अकाउंट है NRIs के लिए कि आप अपनी फॉरेन अर्निंग्स इंडिया में रख सकते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी इसकी क्या है कि अगर इनकम आपने इंडिया से बाहर अर्न की है और आप उनको अपने इंडिया के बाहर ही फंड्स बैक लेके जाना चाहते हैं तो ये अकाउंट आप ओपन करेंगे। अच्छा, अकाउंट कैसे ओपन होता है? ब्रांच में विजिट करके भी हो सकता है और ऑनलाइन भी फैसिलिटीज हो गई हैं जहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। NRE अकाउंट के फीचर्स, ये इंडियन रुपीज में मेंटेन होता है, मगर आप यहाँ पे फॉरेन करेंसी डिपॉजिट करेंगे। अगर कोई इंडियन इनकम या इंडियन करेंसी होती है तो वो NRE अकाउंट में नहीं जाएगी, वो NRO अकाउंट में जाएगी। डिजाइन की गई है रेमिट करने के लिए इंडिया में अब्रॉड से। हाँ, अगर मान लीजिए आपका कोई अकाउंट है इंडिया में NRO अकाउंट और आपकी फॉरेन इनकम होती है तो वो आप NRE अकाउंट में ही ट्रांसफर कर सकते हैं, NRO अकाउंट में नहीं आएगी। टैक्स एडवांटेज इसमें ये होता है कि जो इंटरेस्ट इनकम होती है NRE अकाउंट में वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है, गवर्नमेंट आपसे उस पर टैक्स चार्ज नहीं करती, वो आपका उस पर कोई ना ही TDS डिडक्ट होता है, ना ही आपकी कोई इनकम टैक्सेबल होती है। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी और कुछ रेस्ट्रिक्शंस। रिपैट्रिएशन राइट्स फुल हैं, प्रिंसिपल अमाउंट भी आपने जो उस पर अर्न किया है, ट्रांसफर किया है या इंटरेस्ट अर्न किया है वो आप फ्रीली लेके जा सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी कैप के। जॉइंट अकाउंट रूल्स का बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। NRE अकाउंट सिर्फ आप दूसरे NRI के साथ ही जॉइंटली होल्ड कर सकते हैं। NRE अकाउंट किसी भी रेसिडेंट के साथ ओपन नहीं हो सकता। NRO अकाउंट, ये इंडिया में इनकम या इंडियन इनकम को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है अकाउंट। NRIs को इंडिया में इनकम अर्न कर रहे हैं, लाइक रेंटल इनकम, लाइक इंटरेस्ट इनकम, तो वो लोग अपना जो भी इनकम होगी वो NRO अकाउंट में आएगी, NRE में नहीं जाएगी। अच्छा, मान लीजिए आपका कोई सेविंग अकाउंट है, बेसिक सेविंग अकाउंट है, और आप NRI बन जाते हैं तो आपको सेविंग अकाउंट अपना बंद कराकर NRO अकाउंट खोलना पड़ेगा। बैंक आपको अपना सेपरेट अकाउंट नंबर देगा और आप सेविंग अकाउंट यूज नहीं करेंगे। NRO अकाउंट के अंदर ही आपको सारी की सारी इंडियन इनकम रखनी है। अच्छा, कौन ओपन कर सकता है? नॉन रेसिडेंट इंडियन ओपन कर सकते हैं जो कि इंडियन इनकम सोर्स है उनकी लोकल बैंकिंग मैनेजमेंट के अंदर। NRO अकाउंट करेंसी, इसके अंदर इंडियन रुपीज ही आएंगे, इंडियन रुपीज ही ट्रांसफर होंगे और इंडियन रुपीज ही रखे जाएंगे, कोई फॉरेन करेंसी डिपॉजिट अलाउड नहीं है इस अकाउंट में। किसने डिजाइन करी गई है? इनकम अर्न कर सकते हैं जो करते हैं आप लोग इंडिया में, रेंट की है, डिविडेंड है, पेंशन है, बिजनेस प्रॉफिट्स हैं या डोमेस्टिक सोर्सेज इसके अलावा हो जाते हैं। तो टैक्स ट्रीटमेंट, हाँ, इस पर जो इंटरेस्ट अर्न होता है
वो टैक्सेबल होता है इंडिया में। 30% उस पर टैक्स होगा जो कि बैंक आपका ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा। एनआरओ अकाउंट की ट्रांसफर लिमिटेशंस, एक प्रिंसिपल अमाउंट की कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो कि आप $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर यानी बिटवीन अप्रैल टू मार्च पीरियड में आप इसमें अब्रॉड लेके जा सकते हैं, यानी एनआरओ अकाउंट से एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या एनआरओ अकाउंट से कोई स्पेसिफिक अकाउंट इंडिया के बाहर होता है तो आप उसमें भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखना है, ये आपको टैक्स पे करने के बाद ही ट्रांसफर करना है। एप्लीकेबल टैक्स जो भी उसकी इनकम का सोर्स होगा, 5 हेड्स ऑफ इनकम जैसे बताए, उसके अंदर जैसे जैसे आपकी स्लैब रेट या स्पेशल रेट, उसमें टैक्स डिडक्ट होने के बाद या टैक्स पे होने के बाद ही होगा। कंप्लायंस के फॉर्म्स हैं 15C, 15C भी होते हैं, वो थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से उसको हमने कवर नहीं किया है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है बाद में। जॉइंट अकाउंट की फ्लेक्सिबिलिटी, एनआरई अकाउंट्स के हटाकर जैसे एनआरओ अकाउंट की बात करें हम, तो एक रेजिडेंट इंडियन पर्सन के साथ आप जॉइंटली होल्ड कर सकते हैं, जिससे आपकी फैमिली की फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। इसमें एक क्विक कंपैरिजन है, डिपॉजिट का सोर्स फॉरेन इनकम है तो वो एनआरई अकाउंट में जाएगा, और इंडियन इनकम है तो वो एनआरओ में जाएगा। इंटरेस्ट पे टैक्स, ये टैक्स फ्री है, इस पे 30% प्लस सेस डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ इनकम क्या है। रिपैट्रिएशन एनआरई अकाउंट में फुल्ली अलाउड है, एनआरओ में 2.5 लाख ईयर मैक्सिमम लिमिट है। रेसिडेंट के साथ जॉइंटली होल्ड कर सकते हैं, नहीं एनआरई अकाउंट होल्ड नहीं कर सकते, एनआरओ कर सकते हैं। करेंसी एनआरई में रहेगी, डिपॉजिट फॉरेन में भी हो सकता है, और एनआरओ में खाली आईएनआर की ही डिपॉजिट अलाउड है। अच्छा, अब आप कौन कौन सा अकाउंट कब कब यूज कर सकते हैं? एनआरई अकाउंट आपको जब यूज करना है जब आप इंडिया के बाहर अर्न करना है और आपको इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री चाहिए, फुल रिपैट्रिएशन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एनआरओ अकाउंट कब जब कर सकते हैं? जब इंडियन इनकम सोर्स है रेंट डिविडेंड वगैरह में, और आप इसमें एनुअल रिपैट्रिएशन लिमिट्स का ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। दोनों आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब आपकी इंडियन इनकम भी है, फॉरेन सोर्स की इनकम भी है, बट आपको उसमें ध्यान रखना है टैक्स के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं या टैक्स के प्रोविजंस के, बाकी इसके अंदर और सच कोई लिमिटेशंस नहीं है। थैंक यू, मेरी तरफ से यही प्रेजेंटेशन। अब जिन लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो वो हम इसको टेकअप कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अफशान साहब। हम वही लेटेस्ट क्वेश्चन से ले लें। जी वही सब आई थिंक वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन 1, so we can people are writing the questions, so we can take the questions from that chat box, I think. Yeah, like the first one, which is about allowed deductions ATC, ATD, home loan interest for NRI. यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ पोस्ड बाय नियाज अहमद जी, अलाउड डिडक्शन 80C 80D होम लोन इंटरेस्ट फॉर एनआरआई। डेफिनेटली आप अगर आज की डेट में इंडिया में 2 टैक्स रिजीम आ चुके हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। तो हमें ये जो डिडक्शन है 80C 80D ये मिलती हैं अगर हम ओल्ड रिजीम के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और अगर हम न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं अपने इनकम टैक्स की रिटर्न। बेसिकली गवर्नमेंट ने डिडक्शन का कंसेप्ट खत्म करने की कवायद शुरू कर दी है। उसने न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन खत्म करके टैक्स रेट को कंसेशनल कर दिया, ताकि लोग जो डिडक्शन है वो क्लेम बोगस या फेक डिडक्शन ना क्लेम करके अपना राइटली टैक्स पे करें, जितना उन्होंने कमाया उतने पे टैक्स दें और लीव इट। तो अगर हम ओल्ड रिजीम में भी आज फाइल कर रहे हैं रिटर्न, तो डेफिनेटली एनआरआई कैन क्लेम 80C की डिडक्शन, एनआरआई कैन क्लेम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन, और इसके अलावा अगर कोई होम लोन है वो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो ये भी आप अगर ओल्ड रिजीम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ही आपको इंटरेस्ट की छूट मिल सकती है। अदरवाइज ये डिडक्शन नहीं है आप अगर न्यू रिजीम में फाइल कर रहे हैं, या तो आपने ये रेंट पे दे रखा है घर। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में ये छूट नहीं मिल रही, और न्यू टैक्स आप जब कंपेयर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल रहता है। इसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एनआरआई स्टेइंग इन जीसीसी फ्रॉम लॉन्ग टाइम who has never filed any income tax return and has a rental income in India approximately 4 lakh Indian rupees, no other income from share, what should we do, is liable? सर बेसिकली 2 चीजें होती हैं, आप ध्यान में रखिए। एक होती है इनकम, दूसरी होती है टैक्स। अगर हमारी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है,
in case we have income which is exceeding basic exemption limit, like from this year, हमारा इस साल से न्यू रिजीम की लिमिट 4 लाख हो चुकी है, तो आपका जो जावेद इकबाल साहब केस है, आप इस केस में आपको जरूरत नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, अगर आपका सेम केस है रेंटल इनकम का। लेकिन अगर आपका केस गेन्स का है, कैपिटल गेन का, तो आपको फाइल करनी है, क्योंकि उसके अंदर आपका टैक्स लगना ही लगना है इन एनी केस। तो आपका जो जावेद इकबाल साहब का केस हुआ, उसमें आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। 4 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन आपको भी मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल लैंड फॉर पीपल लिविंग इन जीसीसी कंट्री। सर बेसिकली क्या होता है, एग्रीकल्चरल लैंड डिफाइन किया गया है कैपिटल गेन में, कि अगर आपकी कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं, उसको कैपिटल एसेट ही नहीं माना जाता, उसके ऊपर होने वाला सारा गेन एग्जेम्प्टेड है। लेकिन सर उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमीन के ऊपर आपने मतलब खेती करी, वो बाग है इसीलिए वो एग्रीकल्चर हो गया। उसको हमें देखना पड़ता है कि वो किस विसिनिटी, उसके जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी से जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, वो केस टू केस डिपेंड करता है। आपकी यू आर राइट इन योर क्वेश्चन कि डेफिनेटली एग्रीकल्चरल लैंड अगर है और आप उसको सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड सम कंडीशन शुड बी मीट। ये आप एक चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद शफीक का, डू एनआरआई नीड टू फाइल रिटर्न इफ नो इनकम इन इंडिया? डेफिनेटली, अगर आपकी इनकम सर इंडिया में, जो इंडियन लोगों की इनकम है उनको भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है अगर वो बेसिक एग्जाम से कम है। अगर कोई, इफ एनी पर्सन इज अर्निंग 30,000 रुपीज, तो ही इज अर्निंग 3.6 लाख रुपीज, तो ही इज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ सर दूसरा क्वेश्चन है, इफ वी बाय सम प्रॉपर्टी फ्रॉम एनआरओ अकाउंट, इज इट टैक्सेबल? सर इनकम टैक्स कम्स इनटू द पिक्चर व्हेन यू सेल योर इन्वेस्टमेंट। परचेस करने पे तो कोई सवाल ही नहीं है सर, आपने इस प्रॉपर्टी को परचेस कर लिया, जब आप इसको फ्यूचर में बेचेंगे तब बात करेंगे। हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जरूर पूछ सकता है आपसे कि द फंड विच इज यूज्ड बाय योरसेल्फ टू परचेज द सेड इन्वेस्टमेंट, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दिस फंड्स। वो उनके सोर्स पे सवाल कर सकता है। आप बोलिए सर मैं बाहर कतर में काम करता हूँ, कतर से पैसा लेके आया, उस पैसे से मैंने ये पैसा मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, तो परचेस करने पे कोई टैक्स नहीं है। जब आप इस जमीन को, इस घर को बेचेंगे, देन यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। नाउ मुजफ्फर इकबाल का क्वेश्चन है, व्हाट इज टैक्स कैलकुलेशन फ्रॉम डिविडेंड इनकम फॉर एनआरओ, इज देयर एनी एग्जेम्पशन लिमिट? सर डिविडेंड इनकम इज योर नॉर्मल इनकम, इन केस यू आर अर्निंग डिविडेंड अप टू ₹4 लाख, तो आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है वो आपका टैक्स काट लेगी, आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं होगी। लेकिन क्योंकि डिविडेंड जिस कंपनी ने दिया उसने टैक्स काट लिया, इसलिए आपको आईटीआर फाइल करके रिफंड क्लेम करना पड़ेगा उसका। इसके बाद रशीद जी का क्वेश्चन है कि 50% ऑफ द एनआरआई फाइल आईटीआर ओनली, some are afraid that if they approach for ITR then taxation issue will occur. NRI have no tax as most of them have property but no income in India. Please provide pros and cons of ITR. सर देखिए, अब ये तो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। इन केस यू हैव लाइबिलिटी टू फाइल योर ITR, देन irrespective of pros and cons you have to file it. And in case you are not required to file your income tax return in India, then you can simply ignore. But before doing this, you should seek professional guidance that are you required or are you exempted from filing of ITR. Because सर आज के रिजीम में ऐसा नहीं है, किसी ना किसी का डीमेट अकाउंट ओपन है, कोई ना कोई शेयर की ट्रांजेक्शन है, कुछ ना कुछ है सर हमारा, जो विच जो मजबूर करता है कि वी आर ऑब्लाइज्ड टू फाइल अवर इनकम टैक्स रिटर्न। अब इज देयर एनी वे, मैं तो अपने टॉपिक से रिलेटेड ले रहा हूँ कि उजैर खान जी का, इज देयर एनी वे टू गेट बेनिफिट ऑफ फ्लैट सेल मेड मोर देन 2 years अगो ड्यूरिंग बाइंग अ न्यू प्रॉपर्टी? सर देखिए, जिस टाइम आपने प्रॉपर्टी बेच दी, आपको घर खरीद, जैसे घर बेचा तो घर खरीदना है विद इन 2 years, जिस दिन आपने घर बेचा था उसके, अगर आप उसको टैक्स से बचाना चाहते हैं तो इंडिया में आपको 2 साल के दरमियान घर खरीदना पड़ेगा। अगर आपने घर नहीं खरीदा तो वो पैसा आपको एक गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराना पड़ता है,
assuring to the department that I am going to use the said money into buying the house only। जब भी तो सरकार इंश्योर होगी ना, आप बेचने के बाद पैसा अपने पास लेके नहीं बैठ सकते। यू हैव ईदर यू परचेज और यू डिपॉजिट। तो सर फिर आप उस बैंक अकाउंट से अपना पैसा निकाल के वहां से परचेज कर दें। और ये जो आपने डिपॉजिट करना है पैसा, या तो आप आईटीआर फाइल करने से पहले घर खरीदिए, अदरवाइज बिफोर ड्यू डेट से पहले इसको डिपॉजिट कराइए। तो सर अब 2 साल आपके निकल गए, तो इसमें तो सर आपको अब कोई बेनिफिट मिलने की उम्मीद, इसीलिए सर जिस साल ट्रांजेक्शन होती है यू शुड सीक प्रोफेशनल गाइडेंस कि सर मेरा ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, व्हाट शुड आई डू। एनआरओ में डिपॉजिट करने के लिए चार्जेस, सर चार्जेस तो आजकल बैंक में तो डिपॉजिट के तो कैश हैंडलिंग चार्जेस वगैरह थोड़े बहुत हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। राशिद जी का क्वेश्चन है, आई हैव 3 एनआरई अकाउंट एंड 1 सेविंग बैंक अकाउंट, इज इट ओके फॉर एनआरआईज। सर सेविंग बैंक अकाउंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू एनआरओ अकाउंट। सेविंग जब रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाता है तो वी शुड इन्फॉर्म आवर बैंक मैनेजर दैट काइंडली कन्वर्ट माई अकाउंट इनटू एनआरओ अकाउंट। तो सर आप इंश्योर कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं, आप उसको एनआर 3 सही है, बाकी सेविंग अकाउंट को इंश्योर करा लीजिए कि एनआरओ में कन्वर्ट हो जाए। खलील अहमद जी का क्वेश्चन है, आई एम स्टेइंग अब्रॉड फ्रॉम लास्ट 20 ईयर एंड आई हैव नॉट क्रिएटेड एनआरओ अकाउंट, ऑल माई रेंटल आर डिपॉजिटेड एज, विल देयर बी एनी इशू। तो मैं सर इसमें मैं सीए वकार साहब को बताना चाहता हूँ कि इन्वाइट करना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा बताइए सर इस पे। सर अब जो हो गया उसको तो कुछ करा नहीं जा। जी अभी मैंने खोल दी। सर जो आपकी क्वेरी जो है ना, इसके अंदर अब तो कुछ नहीं हो सकता, जो साल गुजर गए। बेहतर यह है अब आप नॉन रेजिडेंट अकाउंट खुलवा लीजिए, एनआरओ अकाउंट, तो उसके अंदर अपना रेंट जमा करवाइए और रिटर्न फाइल करवा लीजिए, ठीक है क्या। और आप पुराना चेक करा लीजिए आपको कितनी रेंटल इनकम है, क्योंकि रेंटल इनकम में 1/3 की आपको रिबेट मिल जाती है। तो सपोज करिए अगर आपकी 5 लाख रुपए की है, तो उसका 1/3 जो है 30%, 1,50,000 रुपए की आपको छूट मिलेगी, 3,50,000 बनता है। तो अगर करंट सिनेरियो में तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। पिछले सालों में थ्रेशोल्ड लिमिट कम थी, तो अगर बनता है तो आजकल मतलब एक कंसेप्ट चला हुआ है यू रिटर्न फाइल करने का। तो आप यू रिटर्न में फाइल कर सकते हैं पिछले 3 सालों की और 5 सालों की, सॉरी पिछले 5 सालों की यू रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके अंदर टैक्स रेट भी ज्यादा है। अगर 1 साल लेट हो गया है तो कितने परसेंट है? 25, 50 और 75%। 25, 50, 60 और 70% एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए 10 रुपए टैक्स बन जाएगा, तो आपको पहले में 25, और अगर 2 साल बाद कर रहे हैं 50, फिर उसके बाद में 60, फिर 70। इस तरीके से टैक्स अमाउंट का आपको इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और बाकी तो अब आपने जब नहीं करा है तो उसे छोड़ दीजिए, अल्लाह के हाथ में ये चीजें बेहतर रहेंगी। इसमें चल नहीं आ रही है। नेक्स्ट सर कुछ, थैंक यू वेरी मच सर। कुछ 1-2 क्वेश्चंस बीच में रह गए थे। हाउ टू फाइंड करंट एंड पास्ट सर्कल रेट्स, अगर आपके उसमें आते हैं, एंड व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स एंड प्रोसेस टू मूव फंड आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम एन एनआरई अकाउंट। सर वो आप बताइए एक बार, कौन से छूट गए बीच में। हाउ टू फाइंड करंट एंड पास्ट सर्कल रेट्स, इनका टाइमिंग अजमल बताइएगा। साहब का कमेंट 255, अजमल मलिक अजमल मलिक, अच्छा जी 255, हमारे यहाँ 528 आ रहा है। जी जी हाँ, नहीं कहाँ है अजमल, अजमल अजमल मलिक और फिर रिजवान आदिल जो है ये। राशिद साहब का एक 50% एनआरआई फाइल आईटीआर ओनली के बाद है ये क्वेश्चन। वेबसाइट पे मिलेगा सर सर्कल रेट की, आप पुराने सर्कल रेट की बात कर रहे हैं, 1 करंट अप्रैल एंड पास्ट 2001 के। सर्कल रेट्स के बारे में पूछ रहे हैं। सर आप मुझे क्वेश्चन मिला नहीं, एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे। 1 मिनट जी, मैं आपको हाउ टू फाइंड बताता करंट एंड पास्ट सर्कल रेट, अच्छा अच्छा मिल गया सर। जी जी सर देखिए, बेसिकली जब आप प्रॉपर्टी सेल करने के लिए जाते हैं ना, तो जी उसमें वो नोटिफिकेशन आता है स्टेट वाइज।
हर मिल जाएगा। स्टेट वाइज नोटिफिकेशन भी होता है। गूगल पे बाकी सर्च करें। बाकी सर जो प्रॉपर्टी जब हम बेचने के लिए जाते हैं ना, तो हमारा जो वकील होता है, जो लॉयर होता है, वो ये सारी चीजें करा देता है। इसके अंदर हमें इतने उसकी जरूरत नहीं है किसी क्वेश्चन आंसर की, वो खुद ही हमारे सारे चीजें करा देगा। और जो प्रीवियस वाली है तो उसके लिए भी हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो इट इज नॉट लाइक कि ये हमें खुद ही को एक्सरसाइज करनी है। बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। अगर ये भी हो सकता है, अदरवाइज वकील हर जगह, तहसील में, कोर्ट्स में, हर जगह इस चीज के लोग अवेलेबल सर्च रहते कर हैं। लें, सर्कुलेट जिस जगह का है वो निकाल इसके दें। बाद सर एक क्वेश्चन था, आई एम नॉट फाइलिंग एनी टैक्स एज नॉट हैविंग मच अर्निंग, होम का। soon going to sell a property which will have a TDS, what should I do? सर इसी पे तो हमारी पूरी प्रेजेंटेशन चली थी। आपका जो है जितने भी प्रॉपर्टी आप बेचेंगे उस पे TDS कटेगा। और डेफिनेट अगर आपको भी कुछ पर्सनल इसके अंदर कंसल्टेंसी चाहिए होगी तो थ्रू अवर मॉडरेटर यू कैन अप्रोच अस एज वेल, वी कैन प्रोवाइड यू अवर बेस्ट सर्विसेज। बाकी प्रोफेशनल टू चेक फाइल ITR, यानी कैन आई गेट असिस्टेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टू चेक एंड फाइल ITR? आसिफ जी, इसीलिए तो ये सेशन है। डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद अस। कुड यू प्लीज क्लेरिफाई वेदर एन NRI, जावेद इकबाल साहब का क्वेश्चन है, कुड यू प्लीज क्लेरिफाई वेदर एन NRI अर्निंग ओनली रेंटल इनकम ऑफ 4 lakh is required to file, is filing mandatory and the return has not been filed in the pre, kindly advise on the procedure. Additionally, please compare the property tax paid and maintenance charges, rental income. Yes, sir, definitely. If you are paying municipal taxes, only municipal taxes, जो निगम के taxes होते हैं, you can claim as a deduction from your rental income. Apart from this, no repair, no maintenance charges are allowed as deduction. Flat 30% deduction is allowed. Government is saying any amount you are incurring for your to earn your rental income, we are allowing you flat 30% from your income, and 70% is taxable as rental income. There is one question. Yeah, there is Yes. one question from Mahfouz Saab. He is asking how much I can send the funds from NRI to other country. Like for example, Canada, if you want to send for the education fees and something, so how much to? Sir, it is a 2.5 USD, 2.5 lakh USD, I guess, 2.5 lakh USD from NRO to outside. Otherwise, from NRE, you have no any limit. In from NRE account, you have no limit. If I file ITR last year and this year, can I ignore? आसिफ जी देखिए, ITR का फाइल करना या ना करना, it depends on the situation which triggers. If you are not trigger any situation which oblige you to file ITR, then definitely you can miss. Otherwise, you have situation like you receive dividend income and your tax is deducted while you receiving the income. So in order to claim refund, it's okay, you are receiving 2 lakh rupees of dividend, but because your TDS has been deducted of approx 40 to 50,000 in this case, so why you are wasting your money by not filing ITR? You have to file ITR to claim the refund. That is why it depends on case to case. Khalid ji का क्वेश्चन है, if someone having NRI NRO and now he want to shift India, after shifting out will exist, उसको स्टेटस चेंज कराना होता है मैनेजर के पास। खालिद जी का क्वेश्चन है कि हमारा NRI NRO है, तो as soon as you become resident in India, you have to intimate your bank manager that my status is changed, kindly convert my account into saving account, your account will be converted, it's not a big deal. जी जावेद जी तक एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सिमिलरली क्वेश्चन था ये कमर साहब का। कमर साहब कह रहे हैं कि आई एम इन NRI, as per the status I am the NRI, but I am doing services, freelancing services to some translating companies in India, and they are deducting 10%. So for them he is saying मुझे करना चाहिए, तो इसमें इनको करना चाहिए for their benefit. Sir, definitely their tax has been deducted and deposited with government treasury department. So in order to claim the said refund amount from the department, you must file your ITR. अदरवाइज ये ट्रेस कर लेगा क्या इसका? otherwise you will be served notice of non filing of ITR, because सर रिपोर्टिंग हो रही है आपकी कि मैंने कमर साहब को इतना अमाउंट दिया
और ये आपके पोर्टल पे शो हो रहा होगा व्हेन यू विल क्रिएट योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ऑन इनकम टैक्स पोर्टल. You will see your corresponding party detail who are reporting that how many TDS has been deducted against your name. So ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत नहीं है. अगर आपका टैक्स नहीं बनता, अननेसेसरी TDS कट रहा है, तो सर दिस इज योर एडिशनल इनकम ना. ऑन फाइलिंग ऑफ इनकम, ऑन फाइलिंग ऑफ ITR यू कैन क्लेम रिफंड एज वेल. हाँ, नॉन फाइलिंग जो है लेफ्ट Thank you very much, our guests and speakers. And I think we can now wrap up if there are no questions. मेरा And एक सवाल पूछ लूं क्या? जी जी. जी, मुझे ये पूछना है कि हमने अभी तक के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया और TDS कटता रहा, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? हम यहाँ बैठ के कैसे करें? और क्योंकि हम वहां तो रहते नहीं. आपका TDS कटने की वजह क्या रही? क्या सर्विसेज दे रहे थे आप? तो वो TDS कटने की वजह ये रही कि हमने NRE में यहाँ से पैसा भेजा और फिर वहां से जो दूसरे चार्जेस है इलेक्ट्रिसिटी के, म्यूनसिपैलिटी के, वो चार्जेस पे करने के लिए हमने NRO में ट्रांसफर किया था. टेलीफोन बिल है और दूसरे बिल्स है, वो सबको हम वहां पे भेजते हैं. तो NRO में जो इंटरेस्ट इनकर हुआ था उस पे वो TDS कटा था. ठीक है, दे आर डूइंग देयर राइट पार्ट, उसमें कोई इशू नहीं है सर. आप जो पीछे की इनकम टैक्स रिटर्न नहीं कर सकते, उसमें रिफंड क्लेम नहीं हो सकता. यू जस्ट सिंपली अपलोड योर रिटर्न. लेकिन इस नहीं, साल हमको रिटर्न का, जो हम रिटर्न हमको क्लेम नहीं करना है, इनकम टैक्स रिटर्न क्लेम नहीं करना है. अगर हमने इनकम टैक्स फाइल ही नहीं किया तो क्या क्या होगा, और अगर करना पड़ा तो कैसे करना? सर देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको मैंडेटरी है कि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए. पहली चीज तो ये. अब आप कह रहे हैं आपकी इनकम कम है, लेकिन इंटरेस्ट जो बैंक से मिल रहा है, उसकी ड्यूटी है किसी भी NRI को इंटरेस्ट देते वक्त उसका तकरीबन 30% का TDS काटना. तो सर इस बंद हो गया. मेरी सर बेसिकली हाँ, आई कंटिन्यू. सर बेसिकली होता क्या है कि बैंक को जरूरत होती है जब वो इंटरेस्ट पे करेगा NRIs को, तो 30% का TDS काटना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है उसकी. अब इंटरेस्ट सर आपका कितना होगा? आई थिंक अगर 20-50 हजार रुपए भी आपका इंटरेस्ट है, लेट से 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट है आपका, तो आप तो बोल रहे हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आपका 1 लाख रुपए के इंटरेस्ट पे 30 हजार रुपए का TDS बैंक ने काट रखा है. अगर आपको लगता है कि इट्स ओके, यू यू आर नॉट interested in claiming 30,000 rupees of refund, you can ignore it. Otherwise sir, I think to claim refund, वो भी हमारे पास जब पैसा मिल रहा है आजकल, तो we should file our ITR. थैंक यू सर. थोड़ा ये रिफंड के बारे में जानना चाहते थे कि जो ये रिफंड आप बोल रहे हैं 30% वापस आएगा, तो ये और अदर सोर्सेज से जो TDS कटता होगा, ये सारा मिलके एक जगह कंप्लीट होता होगा? अच्छा, पूरा जब फाइल करते रिटर्न तो पूरा ही आता है कि उसमें भी कुछ कटौती सर वगैरह? सर बेसिकली क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त सारी आपके सोर्सेज इनकम देखे जाएंगे कि कौन कौन से सोर्सेज से आपको इनकम हो रही है और उस पर कितना टैक्स आपका बनता है. और फिर हम कॉरस्पॉन्डिंग चेक करते हैं कितना टैक्स काट रखा है. तो ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि आपका TDS जो है इज नॉट मीटिंग योर कंप्लीट टैक्स लाइबिलिटी, then you have to pay additional income tax your liability. This case is also possible. It is not like in any case you are receiving only income tax refund. You may also required to pay additional tax as well. So it depends on case to case. Like अब हम सिंपली बात करें इनके केस में, जो भी बोल रहे थे सर कि हमारे इंटरेस्ट पे TDS कटता है. सर हार्डली कितना इंटरेस्ट होगा? 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट होगा, उस पर 30 हजार का TDS कटा है. तो सर 1 लाख रुपए की इनकम पे मेरा कोई टैक्स नहीं बनता, लेकिन मैं 30 हजार रुपए का मेरा TDS कट गया, तो इस केस में मेरा सारा का सारा रिफंड आ जाएगा. thank you very much. हेलो. TDS अगर टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो ईयरली का होता है उसके हिसाब से अगर मुकम्मल नहीं हो रहा है तो वो आपको वापस आ जाएगा, अदरवाइज जो जी, ऊपर हो रहा होगा तो वो excess, टैक्सेबल हो जाएगा. yes, excess TDS you can claim as a refund. Otherwise TDS is not meeting your complete liability, you have to pay additional tax.
हेलो हेलो ये जी, मेरा एक क्वेश्चन है जी जी, कि जैसे कि मैंने फिक्स डिपॉजिट जो है एनआरआई अकाउंट से कराई, ठीक है। जी आज से 4 महीने बाद में मैं इंडिया शिफ्ट हो जाता हूँ, लेकिन मेरा फिक्स डिपॉजिट वो 4 साल बाद में मैच्योर होता है। पैसा मैंने एनआरआई अकाउंट से दिया था, जैसा कि मैं जानता हूं, जो उस पे इंटरेस्ट होता है, जो एनआरआई से फिक्स डिपॉजिट होता है, उस पर कोई पैसा टीडीएस वगैरह नहीं कटता है। लेकिन अगर एनआरओ से हमने कोई फिक्स डिपॉजिट कराया तो वो जो है टीडीएस उस पे कटता है। तो मान लिया मैं आज से 2 महीने या 4 महीने बाद में इंडिया शिफ्ट हो गया, लेकिन जो मेरा फिक्स डिपॉजिट था एनआरआई अकाउंट से मैंने बनवा रखे थे, वो मैच्योर होता है आज से 3 साल बाद में, तो वो उस पर टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? सर, एफडी की मैच्योरिटी वैल्यू पे कोई टीडीएस नहीं है। जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट है ना, उस पे होता है टीडीएस, वो भी अगर आप जी, एनआरओ लेकिन से वो बनवाते हैं। नहीं, वो एनआरआई पे नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक एनआरआई का था फिक्स डिपॉजिट, वो जब मैच्योर हुआ तो उन्होंने वो मेरा एनआरआई अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था और उसमें कोई पैसा नहीं कटा था। लेकिन सही, एक और ऐसे ही फिक्स होता है। डिपॉजिट था जो कि एनआरओ से था, उसमें पैसा उन्होंने काटा। उन्होंने कहा है जो एनआरओ, इट इज सपोज एज ए लोकल अकाउंट, इट इज इन द रुपीज, नॉट इन द रियाल और समथिंग लाइक दिस, but the account which is in the NRI, they are not cutting any money, no any taxation, nothing. ऐसे ही होता है सर। ऑन एनी इंटरेस्ट इनकम इन एनआरई यू आर नॉट लायबल जी, टू एनी टैक्स, और बैंक भी टीडीएस नहीं काटता। एनआरओ पे अच्छा ही तो होता है जो भी। अच्छा, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट मेरा 3 साल बाद में मैच्योर हो और मैं आज कोई दो इशू नहीं। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद में इंडिया शिफ्ट हुआ जा रहा हूँ, तो लेकिन वो तो उसी फिक्स डिपॉजिट उसी उसमें चल रहा है एनआरआई। उसमें तो ये नहीं होगा कि भाई अब आपका अकाउंट एनआरआई से अभी हमने चेंज कर दिया, वो उसमें हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, तो वो आपका उसमें पैसा कटेगा, ऐसा तो नहीं सर, होगा? फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी पे तो टैक्स कहीं भी नहीं है। जो हम इंटरेस्ट होता है ना, उसके ऊपर टैक्स की बात करें तो समझ में आया। फिक्स डिपॉजिट नहीं जब नहीं, वही मैच्योर होगा। वही मैं कह रहा हूँ, इंटरेस्ट जो उस पर इंटरेस्ट होता है नहीं उसकी नहीं ही सर, बात कर, वो सॉरी तो जिस जिस जी। पीरियड में आपने अर्न कर लिया, तो पिछले 2 साल का इंटरेस्ट मेरे ऊपर आज थोड़ी टैक्स लगाएंगे। जो आज की बात है वो करिए। एनआरई के अंदर जो मेरा इंटरेस्ट होता है इस टैक्स फ्री। सिंपल कंसेप्ट है। जी एनआरओ का इंटरेस्ट टैक्सेबल है, जी एनआरई का जी। टैक्स फ्री है। वो तो उस अकाउंट में जो चल रहा है, हमारा एनआरआई अकाउंट चल रहा है, उस पे जो इंटरेस्ट बनता है, मतलब वो टैक्स फ्री होता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, फिक्स डिपॉजिट मैंने बनवाया, एनआरआई अकाउंट के पैसे से फिक्स डिपॉजिट करवा दिया। फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट से ही पैसा बढ़ता है। वो आपने 1 साल के लिए किया, 2 साल के लिए किया, 3 साल पे किया, डिपेंड करता है। उसी हिसाब से उसका पैसे के रेट कुछ बढ़ते हैं कि 7% है या 6.5% है या जो भी है। तो उसमें जब वो मैच्योर हो जाता है तो पैसा बढ़ के जब बढ़ता है तो उसपे एनआरआई वाले पे कोई डिडक्शन नहीं करते हैं। लेकिन एनआरओ का, अगर आपका फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हुआ और जो पैसा आपका उसमें भी बढ़ा, लेकिन उसमें डिडक्ट करते हैं, टीडीएस उसमें लगाते हैं। ये मैं मालूम करना चाह रहा था। सही सही कह रहे हैं सर आप। आपकी इन्फॉर्मेशन सही है। जी। Thank you very much, Mr. Mohammed Atif. I think we can wrap up now because many people want to probably shift to their other stuffs. And if you can share your contacts, it will be good. Then these people can directly communicate with you. Okay, And I am yeah. sending my contact detail in chat box. You can Yes, see. yeah, I will also share the contact detail of CA Waqar Saab, Atif Saab, or Afshan Saab. If you Yes. need any Yeah, clarification, please it will be contact better. them. It will be very good. It will be very good for all the peoples. We can Yes. ask the question or something is not clear, we can clear Definitely, it. sir. Anytime you Yes. can contact. Anytime Yeah. you can connect. Okay, thank you. Thanks. Now I will hand over vote of thanks to Mr. Rashid Siddiqui, our president for UPAC. For the vote of thanks, Mr. Rashid Siddiqui, please.
A lot of thanks to Mr. Waqar Saab, Mohammad Atif Saab, and Mr. Afsha and Mr. Wahidur Rahman, Usama Shamsi for this very educative. First time I attended so very interesting session on this financial and taxation issues. Before I attended some session, but they were simply boring type. But this was very clear. And for the people who are not having knowledge of finance or taxation, so this was a very good session, and inshallah we will keep on having interaction with you. And if some people need help, they can directly contact with you regarding this ITR taxation, etc. So this will be beneficial. This was first one. Inshallah, we will keep on conducting some sessions and take benefit for our community from you, and have a valuable this one. So lot of thanks for your valuable time and sharing your information and clearing the doubts of all our community, because we are having about total about 500 members in our group. So inshallah, we will keep on contacting and have some benefit for our community. Lot of thanks. Thank you, sir. Thank you very much, Mr. Rashid sir. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much. Now we can conclude our meeting. Hopefully, we will be in touch soon. Thank you very much, everyone, for attending. Thank you, everyone. Thank you. Take care. All the best. क्या वो बैटरी चली गई थी क्या? हाँ इसकी बैटरी चली गई थी।